भीमबेटका पुनर्वासन काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने इसके बारे में पता लगाया था। 2003 में यूनेस्को में भी शामिल हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता चला है? तो नवपाषाण काल में। और ये जो कहाँ पर मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है, जो कि अब पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो वो महगरा है। और महगरा कहाँ पर है? तो इलाहाबाद जिले के आसपास का क्षेत्र है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो माइक्रोलिथ्स होते थे वो क्या होते थे? तो होते थे पत्थर के औजार। तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है और ये भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के बगल में बागोर है, वहाँ पर मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व के पुनर्वासन स्थल है? तो वो है हुनासागी, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसके अलावा बुर्ज जो है जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और जो चिरांद नाम का है वो सारण बिहार में स्थित है। सिल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या है? तो वो है एक उपकरण। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते थे? तो पुनर्वासन काल कहते थे, फिर प्रागैतिहासिक काल कहलाया। तो मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ इसके बाद, जिसमें पशुपालन होता था। और भारत में जो है पुनर्वासन काल के अवशेष जो है तमिलनाडु के पल्लवरम, बदमदुरे और अरिपक्कम में मिला है। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में भी मिला है। तो पढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिला है? तो वो है बुर्ज होम। ठीक है, और बुर्ज होम जो है नवपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है और इसमें पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था। मेहरगढ़ की बात कर ले तो नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में है? तो वो बलूचिस्तान प्रांत में है, बोलन नदी के किनारे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है महाराष्ट्र में। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पुरातत्व स्थल जो है कुल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम जो है जौ और गेहूँ की खेती की गई थी, या फिर जो जौ मिला में यहाँ पर। कुल्डी हवा जो है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के बगल में है, तो वहाँ पर मतलब पहली बार धान की खेती का प्रमाण मिला है, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में। नवीनतम खोज के नगर जिले के लोहरा द्वीप, जो कि 8000 BC से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल को होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो वो है हथनौरा में पाया गया है। हथनौरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और बरसिंघों का सिंग मिला है? तो वो बुर्ज होम में मिला था। जोरवे कल्चर एक क्या है? चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये जोरवे संस्कृति यानी कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर ली जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो लोथल में पाया गया है। और यहाँ पर जो घर होते थे वो वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका होती थी। चावल के दाने भी यहाँ पर मिले। प्रमुख बंदरगाह जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो लोथल, रंगपुर, सुतकोटदा और प्रभास पाटन। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेखित किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। ये कौन सा है? पक्की ईंटों से बनाया गया था। फिर इसके बाद है सन 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा स्थल में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फिर आगे देख ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है। 1922 में इसकी खोज की गई थी, रखालदास ने खोजा था। फिर हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो ये है सोरतुगई। और ये सोरतुगई जो और मुंडीगाक जो है दोनों ही अफगानिस्तान में उपस्थित है। और सोरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सन नदी के संगम में है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ा के बनाया गया था, जलरोधी बनाया गया, तो वो है प्राकृतिक चारकोल को चढ़ा के जलरोधी बनाया था। इसकी जो चौड़ाई है वो मतलब कि चौड़ाई कितनी थी? 2.44 और इसकी जो लंबाई थी 11.89 की थी। आगे पढ़ ले कि निम्नलिखित 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था? उसको कहा जाता था हिंदोस। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यहीं पर मतलब कि इससे क्या क्या निकलती है? तो झीलम निकलता है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसकी सहायक नदी है। और यूनानी ग्रीक के लोग इसको इंडोस कहते थे, रोमन लोग इसको इंडस कहते थे। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में मिला है? तो वो महाराष्ट्र में मिला है, दैमाबाद। दौलताबाद से याद कर सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो सोरतुगई स्थित नहीं है, ये अफगानिस्तान में स्थित है।
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो वो है धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्रों में कौन सी धातु मिली थी, तो वो तांबा मिला था। राजस्थान के अरावली क्षेत्रों की पहाड़ी में बसा खेतड़ी में ये तांबा मिला है, लेकिन लोहे के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है मेरे को। फिर इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल कहाँ पर मिला था, तो बनवाली में मिला था टेराकोटा हल, जो कि हरियाणा के हिसार में है। आगे पहले निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, तो RS बिष्ट ने खुदाई शुरू की थी। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य टैस में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। और जगपत जोशी ने खोजा था धौलावीरा को, जबकि लोथल जो है एक बंदरगाह था, ठीक है, और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान मिले हैं। ये कालीबंगा राजस्थान में, इसको BB लाल और BK थापर ने मिलकर खोजा था। और इसमें क्या है कि निचला शहर भी है जो रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा में अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है, तो सुमेरियन कोई मेसोपोटामियन भाषा नहीं है, वो सीरियन का था। और दूसरा है कि एलामाइट जो है ईरान की भाषा है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन स्थल जो है रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के पास बने होते थे, आंगन के आसपास बने होते थे, और प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदी पाई गई है, तो वो लोथल में पाई गई है अग्निवेदी। और 2 जगह मिला है, लोथल और कालीबंगा दोनों से अग्निवेदी मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, और इसकी खोज की थी S.R. राव ने 1954 ईस्वी में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया था। और आगे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो कालीबंगा हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किसकी बनी हुई थी, कांसा की बनी हुई थी। और सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दहमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, परबरा, और ये अहमदनगर जिले में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो वो है दहमाबाद। सोरतुगई अफगानिस्तान में है, गनवेरीवाला पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो वो रोपर सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये पंजाब में स्थित है। यहाँ पर तांबे की अंगूठी मिली है, और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो वह है कालीबंगा वहाँ पर है। फिर एक निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया गया था, हिंदू शब्द का। वैदिक सभ्यता, भरत जन के नाम पे इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, 10 व 28 सूक्त थे। इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल लेने लगा था, कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध के बारे में है, तो ऋग्वेद में है। 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र हैं, तो अथर्ववेद में है। और इस वेद में टोटल 731 मंत्र है और 6000 पद है। आर्यों की प्रमुख जो सामाजिक इकाई थी वो क्या थी, जन थी। और इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में बटी हुई थी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था, तो वो वैश्य था, और जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी यहाँ पर वर्ण व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस नदी पे प्राचीन नाम विपाशा है, तो व्यास का पुराना नाम विपाशा था। और पीर पंजाल पर्वत से निकलती है, रोहतांग दर्रे से होते हुए गुजरती है। चिनाब की बात की जाए तो प्राचीन नाम अस्किनी था। सतलज का प्राचीन नाम सतुर्दी था। रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी। झेलम का पुराना नाम विस्त था। गंडक का पुराना नाम सदानीरा, और गोमती का पुराना नाम गोमल था। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो विस्तता था। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विस्तता के रूप में है, तो वो झेलम का है।
और ये शेषनाग झील से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो वो सामवेद है। सामवेद में टोटल 1549 ऋचाएँ हैं और सामवेद 3 महत्वपूर्ण शाखाएं, पहला है कौमुद, जैमिनी और तलवाकर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो वो ऋग्वेद है। और इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। और पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो वो ऋग्वेद का है। वैदिक कालीन चतुस्राम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान होता था? तो गृहस्थ कहते थे उसको। और वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? सांख्य संप्रदाय से था। और षड दर्शन किसको कहते हैं? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेयिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन के रूप में देखा जाता था। योग जो था महर्षि पतंजलि, न्याय का महर्षि गौतम, वैशेयिक महर्षि कनाद, मीमांसा आचार्य जैमिनी, वेदांत महर्षि बादनारायण। ऋग्वेद कितनी मंडलों में बटा था? तो 10 मंडल में बटा था। तो ये तो हो ही चुका है। पुरुष सूक्त में क्या उल्लेख है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदी है? तो व्यास और सतलुज। अथर्ववेद 23 खंडों में बटा हुआ है, 20 खंडों में बटा हुआ है। इसमें टोटल 6000 ऋचाएँ और 731 सूक्त हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो वो है रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो पुरुषनी नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी को दिखाता है? तो दयानंद सरस्वती का। और गाइल्स और मैकडोनाल्ड ने आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्वी यूरोप माना है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी पूर्व ध्रुव को माना है। कुल कितने वेदांग हैं? तो टोटल 6 वेदांग हैं। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। एक समय पे वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी गिरिवरज थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। महाजनपद के अंग का राजधानी चंपा था। मगध का राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती समेत महेत। मल की राजधानी कुशी नारा या पावा। अश्मक की राजधानी पोतन और कम्बोज की राजधानी हाटक थी। राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो मगध की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया? मगध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो 16 शक्तियाँ मौजूद थी। निम्नलिखित में से कौन सा देख लेते हैं। कम्बोज जो है हाटक, राजपुर, सूरसेन, मथुरा। अश्मक की राजधानी पोटन या पोटली दक्षिण भारत में थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सुक्तिवती। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिली। मल की राजधानी कुशीवती या कुशीनेरी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वच्ची की राजधानी वैशाली मिथिला विदय। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा और काशी की राजधानी वाराणसी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं था जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद था? तो वो वैशाली नाम का राजशाही शासन नहीं था, गणराज था वो। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय इसका उल्लेख। हिर्यक वंश जो है 544 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया। शेषुनाग वंश 412 से लेकर 344 वर्ष। नंद वंश जो है 344 से 324 वर्ष यानी कि मात्र 20 वर्ष। और फिर मौर्य वंश 322 से लेकर 184 वर्ष शासन किया। बिंबिसार जो है किस वंश के राजा थे? तो वो हिर्यक वंश के राजा थे। और बिंबिसार को पुराणों में श्रेणिक कहा गया है। हिर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो वो था घनानंद और उसे एक राठ और एक छत्र की उपाधि दी गई थी। और महापद्मनंद को परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। हिर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो वो बिंबिसार का पुत्र था। 492 ईस्वी में वो गद्दी पे बैठा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया? पाटलिपुत्र में।
और फाहियान ने अपने मतलब इसके बारे में लिखा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव धर्म सबके बारे में। तो जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। और इनको जो ज्ञान मिला था वो त्रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें मिला था। पार्श्व जैन जो है वो 23वें थे। भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ है? तो पावापुरी। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ है कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में। और ये महावीर को अंग देश के जाम्भरी गांव के निकट वहाँ पर उसको ज्ञान मिला था। और पहला उपदेश उन्होंने राजगिरी में दिया था। कहाँ पर? तो बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। इनकी मृत्यु जो हो गई पावापुरी में ही हो गई। ज्ञात्रिक, डैश ज्ञात्रिक या छात्रिक, ठीक है, क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। किस वंश के? वर्धमान महावीर। उनके माता का नाम त्रिशला था। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों तथा आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पुर्यर्सन पर्व मनाता है? तो वो है जैन समुदाय। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो वो बिहार में हुआ था। और एक साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको केवल्य कहते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन है? तो वो ऋषभदेव है। और संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, तो जैन का है। और संथारा या फिर अनर्वथकी जो है, या फिर निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ, जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, यानी कि इसमें उपवास द्वारा प्राण त्याग किया जाता है। और संतरा जो है श्वेतांबरों में प्रचलित है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थकार के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए? तो वो अयोध्या है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है विजेता के लिए। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मतलब स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी में स्थित है? तो वो है चौखंडी। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्रों में अनेक स्पूत हैं, जैसे कि जैकपट, अमरावती, भट्टी प्रोलुरु, नागार्जुन कोड और गोली। चौखंडी जो स्पूत है ना, वो सारनाथ और बनारसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्पूत कौन सा है? तो वो सांची स्पूत है। और बुद्ध ने डैश में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो बोध गया था। और उनका जन्म 563 में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में हुआ और कुशीनगर देवरिया में हुआ था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विनय पिटक। कहा जाता है प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी में, राजगिरी में। अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन करता थे। शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में। अध्यक्ष थे सर्वकामी और शासनकाल था कालाशोक का। और फिर जो तृतीय बौद्ध संगति हुई 251 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र थे। शासनकाल था अशोक का। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति हुई पहला शताब्दी में हुआ होगा। कहाँ पर? तो कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र या सुघोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली में दिए थे। और कुशीनगर में रामाभार स्पूत का निर्माण बुद्ध की राख के हिस्से से किया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया? तो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। और चतुर्थ बौद्ध परिषद में क्या हुआ था कि धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। और उनके 4 आर्य सत्य थे। क्या? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के समय। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो थे चतुर्थ बौद्ध संगति के राजा थे। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। यहाँ से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो मृत्यु। उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और गिरि त्याग को कहा जाता है इसमें महाविनिष्क्रमण। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम तथा विधान है, तथा अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन है मेनली।
गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो सूत पिटक में पाए जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो कश्मीर के कुंडल वन को। ठीक है, इस सभा में जो है महासंघिकों का बोलबाला था तथा इसकी संगति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, 1 शताब्दी में भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो वो सारनाथ था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? गोम्पा था। और किस राज्य में है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी मतलब स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी में। शैव वैष्णव धर्म की बात की कर लिया जाए तो डैश एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान का शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, तो वो है नटराज। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम होने लगी है? तो ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का मंदिर जो है राजस्थान के पुष्कर में है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ था जो शिव के भक्त थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिस और इनको शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी जो है लकुड़ धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज का सिंहासन पर बैठा? तो बिंदुसार था। उनको ओमित्रघात यानी कि शत्रुओं के भक्षक के रूप में भी जाना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त का मुख्य सेनापति था। अशोक के कई स्फूर्तों तथा शिलालेखों का उन्होंने नष्ट कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों में सौंपी गई थी? 30। रोमन लेखक प्लिनी ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि उसके सेना के बारे में। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किसने किया था? तो मेगस्थनीज ने किया था। और दास प्रथा तब नहीं पाया जाता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ कोई प्रांतीय केंद्र नहीं था। और अशोक के समय में 14 शिलालेखों का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सहज संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो वो है अथर्ववेद। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो मंत्री और अधिकारी को। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी? तो आसान है, अशोक। और कब करा था? तो 261 ईस्वी में करा था, 8वें वर्ष में। और इसके बारे में उन्होंने 13वें शिलालेख में लिखा है। और उत्तरी केंद्र की राजधानी तब मतलब तोसली था और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जागौर था। किसका? तो कलिंग का। सम्राट अशोक ने अपनी राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करा? 8 वर्ष बाद। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? तो वही अशोक। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था 305 ईस्वी में और उसकी पुत्री कॉर्नेलिया से शादी कर लिया। इसके बदले हेरात और मकरान मिला। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद? तो ये तो लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अशोक के जो अधिकांश जो हैं शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो ये सही है। और दूसरा है कि चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, ये भी सही है। और जो ब्राह्मी लिपि होती थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? टैक्स वसूले। ठीक है। और शासन के विविध विभाग को तीर्थ कहा जाता था, यानी कि कोई डिपार्टमेंट है उसको तीर्थ कहते थे, जिसकी संख्या टोटल 18 थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। और ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो वो ब्राह्मी, क्योंकि वो बाईं से दाईं लिखी जाती थी। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहदत्त। तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी पर जो कर था उस पर छूट देने का बात किसमें बताया? तो रूमनी दया स्तंभ में लिखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये बेकार क्वेश्चन है, बिंबिसार। फिर लिखा है राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने के लिए जिम्मेदारी दी थी? तो उसका नाम था संघमित्रा। ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ संघमित्रा को श्रीलंका यानी कि सिंघल द्वीप तथा ताम्रपर्णी के नाम से भी ज्ञात था, तो वहाँ भेजा था। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी? फिर है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा तथा अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश को उत्कीर्ण किया? अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थी और उसका हत्या कर दिया वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में। और फिर इसके बाद कर्ण वंश का शासन आया। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और सत्य है? तो डी नंबर।
तो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे काटोली भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था, गलत है ये। और अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही मतलब कालानुक्रमिक दिखाता है? तो चंद्रगुप्त आया, बिंदुसार आया, अशोक और फिर बृहद्रथ। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई? तो 1958 में खोजी गई थी। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था? तो सांची से था, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश यानी कि नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना करी। गुजरात में डैश झील जो है एक कृत्रिम जलाशय है, जो कि मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी, तो वो सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। और गिरनार में जो नया राज्यपाल उन्होंने नियुक्त किया था वो था पुष्यगुप्त वैश्य। अशोक को आरंभिक भारत का प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिन्होंने डैश के वर्तमान के तटीय भाग उड़ीसा में प्राप्त करी थी, तो वो कलिंग। और जो कलिंग था ना, वो वर्तमान में महानदी और गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। इस युद्ध का वर्णन उन्होंने 13वें शिलालेख में किया है। और अशोक विजय घोष के स्थान पर थम विजय एवं थम घोष की नीति अपनाई गई थी। निम्नलिखित में इससे किसे देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। और अशोक का अशोक नाम कहाँ पर मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करी। निम्नलिखित में उस वंश वो वंश कौन सा था? तो वो था शुंग वंश। ठीक है। और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसकी जानकारी हमको अयोध्या अभिलेख से मिल जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क ने कराया। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पे शासन किया गया था? तो मणिपुर राज्य पे शासन किया गया था। और शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यमित्र ने करी थी। और पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन हुए? अग्निमित्र, फिर इसके बाद है वसु ज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। और फिर है किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्खनन करवाया था? तो खारवेल के राजा ने उत्खनन कराया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने बनवाया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश राजा भोज ने बनवाया। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का अंतिम शासक नहीं था? तो हुविस्क अंतिम शासक मतलब हुविस्क शासक नहीं था, बाकी वासुदेव, नहपान और वशिष्ठ था। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा स्टार्ट हुआ था, जबकि 319 में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित शासकों में किसके द्वारा एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो गौतमीपुत्र सतीकर्णी के द्वारा। गौतमीपुत्र सतीकर्णी जो है आंध्र सातवाहन वंश का 23वां राजा था। ठीक है। और उसे वेंकटक स्वामी की उपाधि मिली थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने करा था। और नासिक जिले के जोगलथम्बी नामक गांव में सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। ठीक है। अवंती, अस्मक और सौराष्ट्र आदि जिन अनेक प्रदेशों पर सतकर्णी अपने अधीन कर लिया था, वो पहले छहरात कुल के क्षत्रप नापान के अधीन थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो आंध्र प्रदेश है वो। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? तो वो सेल्यूकस निकेटर था। और उनको कौन कौन सा प्रदेश दे दिया? काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। 303 ईस्वी में इसकी संधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी में भारत में एक शक शासक था? तो रुद्रदामन। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जो था रुद्रदामन प्रथम था, जो कि 130 से लेकर 150 ईस्वी में हुआ, जिसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और गुजरात का एक बड़ा भाग जीत लिया गया था। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख भी उन्हीं ने लिखाया था, रुद्रदामन शक राजा। सिकंदर ने हाइडेस्पेस के युद्ध में टैस को हराया था। किसको हराया था? पोरस को हराया था 326 ईस्वी पूर्व में। प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? तो 458 ईस्वी में हुआ था। स्कंद गुप्त के समय ये पहला आक्रमण था, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है। दूसरा है कि डैश ने राजा हान हो ती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था कनिष्क। और जो ये था ना, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान, चीन का सिंकियान तथा कासू प्रांत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत का इसके पास और राज्य था। और उनके समय में गंधार और मथुरा शैली कला काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था।
गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत जो हैं प्रयाग प्रशस्ति हैं, जो कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है। और इन्होंने जो है संस्कृत में यहाँ पर कुछ लिखवाया है जिसको हरिसेन ने लिखा है। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी और उसने लक्ष्मी की राजकुमारी से शादी किया था। उन्होंने कई सिक्के चलाए थे जिसमें एक तरफ कुमार देवी का चित्र था और दूसरी तरफ दुर्गा का चित्र था। दूसरा है कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, तो चंद्रगुप्त सेकंड से था। तो इसका जो मतलब कि इसका स्थापना किया था विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में किया था। इसके जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए वो प्रवरसेन नाम था। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ को आयोजन किया था। वकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, मदीनापुर जिले में स्थित है। और फाहियान हुएनसांग तथा एत्सिंग आदि ने यहाँ पर रख के शिक्षा ग्रहण किया था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का क्या मतलब होता है, एक प्रांत। ठीक है, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के अंतर्गत विषय आता था जिसके जो अधिकारी होते थे कुमार माते कहलाते थे और इसके कार्यालय को अभिठान कहा जाता था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, तो प्रशासनिक इकाई के लिए विधि शब्द इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। 319 से लेकर 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत में शासन किया था, तो वो गुप्त राजवंश थे। और पुराणों के अनुसार गुप्तों का उदय प्रयाग और साकेत के बीच संभवतः कौशाम्बी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, समुद्रगुप्त था और ये गुप्त वंश के चौथे राजा थे। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा है। किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। गुप्त राजवंश का वो पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी ग्रहण करी, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, और उन्होंने सिक्कों का प्रचलन कराया, तो एक तरफ राजकुमारी दूसरी तरफ दुर्गा थी। गुप्त शासकों ने डैश नाम का एक जुर्माना लगाया जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषकों द्वारा भुगतान किया जाता था, तो उसका नाम था हलीब कर। कई सारे सारा पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। खील किसको कहते थे, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत वैसी भूमि होती थी जो जंगली होती थी। चीनी यात्री सुंग यून भारत में कब आया था, तो 518 ईस्वी में आया था। और हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया था। फाहियान की बात की जाए तो ये प्रथम चीनी था जो भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ये 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा। फिर इसके बाद सुंगयून आया जो कि 518 ईस्वी में आया। ये बंगाल और बिहार में मेनली रहा था और वहीं के बारे में वर्णन किया था। इसिंग लगभग 671 से लेकर 693 तक भारत में रहा और ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था और त्रिपिटकों की टोटल 400 प्रतियाँ अपने साथ लेते गया था। फिर इसके बाद आता है मालवेन लीन जो कि हर्षवर्धन के पूर्वी भारत आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। फिर इसके बाद है चाऊ चू कुआं, ये 1125 से लेकर 1254 ईस्वी तक भारत में रहा है। इसने अपनी रचना चूफांची में 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार पर प्रकाश डाला है। 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे, तो वो थे सुनयून। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय जो है प्रयाग इलाहाबाद हर्ष की सभा में शामिल हुआ था, तो हेनसांग। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री हेनसांग के लगभग 50 वर्षों के बाद भारत आया था, तो वो था नहीं पता। दूसरा देख लेते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी, तो वो था हेनसांग जो कि 16 वर्ष तक भारत में रहा। निम्नलिखित में से किस शासक ने शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, तो वो हर्षवर्धन था। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है, तो वो बाणभट्ट ने लिखा है। जो हर्षवर्धन था वो पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापशाली शासक था। उन्होंने अपने दरबार में कादम्बरी तथा हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट तथा सूर्य शतक के रचयिता को मतलब संरक्षण प्रदान किया था। फिर देख लेते हैं राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, कहाँ के राजा थे, तो वो गौड़ के राजा थे। ठीक है, और अंतिम चरण पे उन्होंने बंगाल में शासन किया था। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है, तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। और जबकि कादम्बरी जो है उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था और यह भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है, यानी कि बायोग्राफी है। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा रचित है, तो वो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, और ये संस्कृत में है और ये दुनिया का पहला नोवेल है। उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो कि बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आए थे। उनका नाम था वेंतसांग। ठीक है, वो 18 संप्रदायों में बट गया। बौद्ध धर्म जो है 18 संप्रदायों में बट गया था। चालुक्य शासक जो है पुलकेशन की हर्षवर्धन पे विजय का वर्ष कितना था, तो 618 ईस्वी।
ऐहोल अभिलेख से क्या पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय का जो हर्षवर्धन से लड़ाई हुआ था नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। और इसके बाद क्या हुआ, वो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। और इसकी रचना जो करी है ऐहोल अभिलेख का, उसका है रवि कीर्ति। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो वो था हर्षवर्धन, शायद नहीं, राजवर्धन। ठीक है। और क्या हुआ कि हर्षवर्धन के पिता जो प्रभाकर वर्मन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन राजा बना, परंतु मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक मतलब उसके कारण वो मारा गया। और हर्ष को क्या कहते हैं, साहित्यकार सम्राट कहते हैं। और उनका जो 3 नाटक है वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। किसके शासन में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, तो वो हर्षवर्धन के शासन में आया था। और जो है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, और सुंग यून जो आया था इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, तो राष्ट्रकूट चालुक्यों के पहले अधीन था। ठीक है। 8वीं शताब्दी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हरा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और राजधानी माणिकेत को बनाया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य देश की प्रसिद्ध शासक थे, तो नेन्दूज चेलियन द्वितीय नाम था उसका, नेन्दूज चेलियन द्वितीय। और उनको जो उपाधि मिली थी, उनको मिली थी विदम्ब लंबा नित्रा पांडियन। चोल राजा राजराज प्रथम जो है वो कब गद्दी पे बैठा, तो 985 ईस्वी पूर्व में बैठा था। उन्होंने तमिलनाडु के तंजौर जिले में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को तख्ता पलट करके अनुष्ठान करवाया। और उस अनुष्ठान को मतलब क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई होती थी सभा। और ब्राह्मण जिन्हें अग्रहर कहा जाता था, जो कि वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे उनको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी, तो मैदुरे थी। पांड्य राजाओं की अधीन राजधानी मैदुरे थी। ठीक है। और इसका उल्लेख जो किया गया है अष्टाध्यायी ग्रंथ से मिलता है। और नेडियान इन वंश का सबसे मतलब इस वंश का प्रथम राजा था नेडियान, पांड्य वंश का। सभा और उर 2 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से मिलता है, तो वो चोल से मिलता है। ऐहोल डैश की राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है। और मतलब कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी चालुक्य ने ऐहोल कर्नाटक में बनाया था। बाद में पुलकेशन प्रथम ने राजधानी बदामी कर दिया। ठीक है। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, तो पुलकेशन द्वितीय के वो दरबारी कवि थे। उसने कौन सी रचना करी है, मतलब कौन सा उपाधि धारण किया था, उसने उपाधि धारण किया था सत्यासरे पृथ्वी बल्लभ महाराज की। और उन्होंने उसकी जानकारी जो मिलती है ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था, तो वो चोल शासक था। चोल साम्राज्य जो है राजवंश की स्थापना किसने करी थी, तो विजयालय ने करी थी। और चोलों के विषय में प्रथम जानकारी हमको पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं यानी कि मुंटेश्वर में से एक नहीं था, तो वो पल्लव था। बाकी कौन था, चेरपांड्य और चोल। निम्नलिखित में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी लिखी है, तो वो है बिल्हन कल्याणी, जिसने पुस्तक लिखा था विक्रमांक देवचरित। विक्रमादित्य सिक्स जिसके दरबारी कवि बिल्हन थे, ने उनकी जीवनी लिखी थी, जो देश राजवंश के शासक थे, चालुक्य राजवंश के शासक थे। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था, जो आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और वहाँ पर जो महाकूट अभिलेख के अनुसार इसके पूर्व 2 और शासकों के नाम जयसिंह और रणराग भी आते हैं। ठीक है। और जो बदामी जो है ना, मेनली अभी के समय में बीजापुर कर्नाटक का है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बाशवन्ना कर रहे थे, और जो कि जैन मत को मानने वाले थे। डैश राजा के दरबारी थे, तो चालुक्य राजा के वे दरबारी थे। गुरु बासव या बसन्ना जो है एक दार्शनिक और सामाजिक व्यक्ति थे। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है, तो काकतीय राजवंश से है। फिर लिखा है कि बदामी किस वंश का सबसे पुरानी राजधानी थी, तो चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। और बदामी वातापी के चालुक्य की जो राजधानी थी बदामी। वेंगी के जो चालुक्य थे पूर्वी शाखा राजधानी थी वेंगी। फिर बाद में राजमुद्री। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी पश्चिमी शाखा की राजधानी माणिकेत थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में डैश के साम्राज्य के महानायक शासक थे। तो कहाँ के वो शासक थे, तो सातवाहन के वो शासक थे।
और सातवाहन वंश जो है प्राचीन भारत का एक महारथी मरहट्टी यानी कि मराठा राजवंश है। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में राजा सिमुक ने करा था। और प्रतिष्ठान जो है जो कि गोदावरी नदी के तट पे मतलब वहाँ की वो उसका राजधानी बना, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भी स्थित है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला अंतिम जो चोल वंश का शासक था वो कौन था? वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इस नेपाल शासक महिपाल को हराया था और उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थे तिरुवाल गांडू और करंदाई अभिलेख से उनकी जानकारी मिलती है। विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक जो था वो राजराज प्रथम था। सीमावर्ती राजवंश जो कि पालसेन और कश्मीर और कामरूप के रूप में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में टैस पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था, वो था कन्नौज। ठीक है, किसमें लड़ा गया था? तो 3 राजवंशों में लड़ा गया था और इसका परिणाम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में आया था। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार के दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। अपनी रचनाओं में महेंद्रपाल का वर्णन जो है निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र के रूप में किया गया है। इनकी प्रसिद्ध जो कृति है वो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने करी थी? तो नालंदा कहीं करा होगा, गलत। विक्रमशिला का करा था इन्होंने। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो वो असम का ही होगा। फिर लिखा है कि वर्तमान राजवंश के भास्कर वर्मन ने टैस क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो कामरूप पे अधिकार किया था। 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने करी थी और ये अभी भागलपुर में इसके लेखों में परम सौगात कहा गया। इसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास किया करते थे। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? तो वो बिहार में स्थित था। इसका निर्माण कराने वाले गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो गोपाल था। राजपूत काल की देख ले तो खजुराहो के मंदिर के किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो वो बनाया गया था चंदेल वंश के दौरान बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर में कंदारिया महादेव, मतंगेश्वर मंदिर, लंबी जगदम्बा मंदिर और चित्रगुप्त, पार्वती और गणेश के मंदिर स्थित हैं। ठीक है, और इसमें संभोग रथ प्रतिमाएं भी कई सारे हैं। सबसे प्रसिद्ध टैस शासक पृथ्वीराज चौहान थे, यानी कि वो कौन से शासक थे? चौहान शासक थे। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो परमार के। ठीक है, और ये परमार मतलब ये जो है कहाँ पर है? तो ये धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें टैस के किले की रक्षा के लिए प्रभार सौंपा गया था चित्तौड़ का। फिर लिखा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव का निर्माण कराया था? तो वो थंगदेव था। किस राजवंश ने कन्नौज यानी कि कानिकोप को अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो प्रतिहार राजवंश था। जब हार निश्चित हो गई थी तो डैश पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसे वो वापस नहीं आ सकते थे। तो वो थे राजपूत। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के अंतिम महानतम शासक? मिहिर भोज थे। मिहिर भोज जो था वो वैष्णव को मानने वाला था और उन्होंने आदिवारा तथा प्रभास जैसी उपाधियों को धारण किया था और चांदी के सिक्के दम को चलाया था। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, तो संयुक्ता से विवाह किया था, जो कि शत्रु जयचंद घरवाल की बेटी थी। आगे बढ़ ले तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर चौहान था। कौन से 2 प्रमुख शहर चामानों के नियंत्रण में थे? तो वो थे दिल्ली और अजमेर। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था, वो कौन था? तो वो चौहान था। फिर है कि अरबों का आक्रमण। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और घरवाल वंश के कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। जीता गौरी ही। निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा? महमूद गजनवी था। और 1025 ईस्वी में शायद वो गुजरात पे अटैक किया था। पाटन में स्थित जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूटा। निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब का बाहर अंतिम आक्रमण था? तो वो सोमनाथ ही था, जिसमें लगभग उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली थी। 711 से 712 ईस्वी में भारत में हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि अरबी था। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो गुजरात में है। और 711वीं इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा चंद्रदेव ने कराया था। 711 ईस्वी में अरब सेनापति टैस ने, तो पता ही है क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने।
और मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा ताहिर को हरा दिया था। चंदावड़ की लड़ाई मोहम्मद गौरी और टैस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी, तो घरवाल के कन्नौज के बीच हुई थी। उज्बेकिस्तान से अल बुरुनी की शताब्दी में भारत आए थे, 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। तहकीक उसने लिखा है, तहकीक ए हिंद हिंद पुस्तक लिखा है, और इसके मतलब कि वो गजनबी के साथ भारत आया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो भीम द्वितीय था। और साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया था और उसे हराया भी था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1001 ईस्वी में किया था। इतिहासकार हेनरी इलियट ने मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमणों के बारे में जिक्र किया है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? तो वो था जयचंद। 1194। किताबुल हिंद के लेखक अल बुरुनी जो है किसके द्वारा बंदी बना लिए गए थे? तो महमूद गजनवी के द्वारा। फिर इसके बाद है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी। और अन्य युद्ध कौन है? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो जयपाल को हराया था। और 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, पाल शासक नहीं था ये। और मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो वो नागर है। तमिलनाडु में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी शैली है? तो वो द्रविड़ है। तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण लगभग 7 वर्षों में हुआ है, 103 से लेकर 1010 के बीच में राजा चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और ये जो मूर्ति है, ये जो मंदिर है, ये शिव के लिए है, जिसमें नटराज नाम से जाना जाता है। शिव की मूर्ति है जिसको नटराज के नाम से जाना जाता है। पंचायतन शैली की स्थापत्य कला में कितने मंदिर होते हैं? तो टोटल 5 मंदिर होते हैं। और इसके उदाहरण है लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर और दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत में बिहार में स्थित है? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद है भीतरगांव में ईंटों का बना मंदिर किस राज्य में मिला है? तो उत्तर प्रदेश में मिला है, और ईंटों का बना ये गुप्तकालीन मंदिर है। सांची स्फूर्त किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है, और रायसेन जिला में भी बेतवा नदी के तट पे है। बराबर गुफाएं कहाँ पर मिली है? तो बिहार में मिली है। और ये गुफाएं जो है, बराबर गुफाओं में 4 गुफा और है, जिसको लोमस ऋषि गुफा कहते हैं, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी भी कहते हैं। डैश में स्थित जो रावण फारी है गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है, तो वो कर्नाटक में मौजूद है। फिर इसके बाद है उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दिखाती है? तो वो शिखर है, और उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा गया है। मतलब होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसाल राजा ने 1150 ईस्वी में किया था? तो काला शिष्ट पत्थर का यूज किया गया है। ठीक है, मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? तो आजीवक को दान की गई थी। मौर्य स्तंभ शीर्ष में डैश में पाया जाता है? तो सारनाथ में पाया जाता है। ठीक है, जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में तिलवारा मंदिर जो है किस शैली का एक जीता जाता उदाहरण? जैन शैली का उदाहरण है। ठीक है, और इसको 1088 ईस्वी में विमल शाह ने बनाया था मेनली। डैश में बाघ नदी पर स्थित बाघ गुफाएं हैं, जिनमें 9 बौद्ध गुफाएं तथा 6 जो कि 6वीं शताब्दी में बनी हुई थी, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। फिर इसके बाद है श्री ब्रह्मपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है, जो कि शिव जी का मंदिर है। फिर देखते हैं रामभर स्फूर्त, जो जहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, वो किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, कुशीनगर में। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बने सबसे ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? कि वो प्रकार होगी, यानी कि 4 दीवारी होगी। गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार होगा, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होगा, जिसको रद्द कर सकते हैं। दूसरा है कि पिरामिड नुमा शिखर होगा, मंडप यानी कि नदी मंडप, और अष्टकोणीय मंदिर। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची प्रतिमा जो कि सदाशिव की है, वो कहाँ पर है? तो वो एलिपेंटा गुफा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, जिसमें टोटल 29 गुफा है। ठीक है, और जबकि 5 को है ना चैत्य या फिर प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो वो भरभूत स्तूप नहीं है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है।
चौखंडी, थमेक और रामभर स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप वास्तुकला से संबंधित है? तो वो हर्मिका है। हर्मिका बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, जो कि अंडे के ऊपर बने छज्जे जैसा ढांचा ईश्वर के निवास का प्रतीक है। फिर है कि बाघ की गुफाएं जो है वो भागनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कहाँ पर है? तो वो मध्य प्रदेश में होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है। इसकी संख्या टोटल 9 है। फिर इसके बाद है होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक में ही होगा, ठीक है। और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में नरसिंह प्रथम ने करवाया था। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ है? तो पिंजौर में है। कहाँ पर? तो हरियाणा में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफाएं हैं? तो बोर्रा की गुफाएं जो है चूना पत्थर की गुफाएं। वारा गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में है। और उदानवल्ली गुफा कहाँ पर है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है? तो वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और चित्रदुर्ग जो किला है वो ग्रेनाइट से बनाया गया है। किसने बनाया? तो हैदर अली वार के समय टीपू ने बनाया था, ठीक है। और दुर्ग ये जो चित्रदुर्ग किला है, इसको यहाँ पर मतलब हिडम्बेश्वर टेम्पल भी बना हुआ है, ठीक है। और इस किले का निर्माण राजवंशी शासकों ने किया था, जिसमें राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसाल और चित्रदुर्ग शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो वो गोलकुंडा का किला था, जिसको बनाया गया था। बाकी के जो है पन्हाला जो है महाराष्ट्र में है। नीम राणा जो है वो राजस्थान के अरावली में बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था गौरी घोराने के उपलक्ष्य में। रायगढ़ में क्या है? शिवाजी महाराष्ट्र, ठीक है। तो फिर दूसरा है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है? तो वो एलोरा की गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और यहीं पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और 1983 में इसको यूनेस्को द्वारा घोषित किया है कुछ। और फिर इसके बाद है करदांग मठ। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति जिले में है, चंद्रभागा नदी के तट पे। फिर लिखा है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व तथा 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जहाँ पर बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। तो सांची। सतना कहाँ पर है? तो राजस्थान में। देवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फोडोंग मठ कहाँ पर है? तो वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है, जो कि गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर है। इसके चौथे राजा ने इसका शायद बनाया था, क्या नाम था उसका? वो चोग्याल गयुड़मेड़ नामग्याल। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तवो मठ कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। बैल कुप्पे मठ कहाँ है? कर्नाटक में। और थूम मठ कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? टोटल 34 मठ और मंदिर है, जिसमें से 17 ब्राह्मण और 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म के लिए उपस्थित है। और फिर इसके बाद है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। मेन चीज़ ये है कि इसका निर्माण कराया था भीमदेव प्रथम का मंत्री विमल शाह ने, ठीक है। और इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभ देव की मूर्ति है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में। तो सबको पता है, लेकिन कौन सी पहाड़ी पे? नीलांचल पहाड़ी पे है। और देवी कामाख्या को सिद्धकूप जिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की टेस्ट शैली होती है, तो पूर्व भारतीय शैली होती है। भारत में किस भाग में जैन धर्म के चिलवारा मंदिर है? तो सबको पता है माउंट आबू में है। गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो वो पुरी में स्थित है। गोवर्धन हिल पे स्थित है, जो कि गोवर्धन हिल एक अलग हो गया। गोवर्धन पहाड़ कहाँ पर है? तो वो उत्तर प्रदेश मथुरा में है, लेकिन गोवर्धन मठ कहाँ है? तो वो पुरी में है। मशहूर लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण जो किया गया है वो देउल शैली में किया गया है। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो घूम जो जम्मू, बाकी तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश, रूमटेक सिक्किम, ठीक है, और की हिमाचल प्रदेश में है। जो घूम मठ है वो पश्चिम बंगाल में है। की गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में है। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में। रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो वो घृणेश्वर मंदिर है, ठीक है। और जबकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश और वैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है। लोकप्रिय जो शैल कर्तित मूर्ति है और गंगावतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो महाबलीपुरम में पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है। और महाबलीपुरम का पुराना नाम क्या था? तो मामलल, क्या लिखा है? मामलपुरम था। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है, और वहीं पर स्थित दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी स्थित है। किस राज्य में है? तो वो झारखंड राज्य में है, ठीक है। दामोदर जो है वो कामराज मंदिर भी शायद वहाँ पर स्थित है।
दामोदर नदी के संगम पर स्थित जो है छिन्नमस्ती का मंदिर है और असम के कामाख्या मंदिर भी है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो कुषाण वंश ने। दूसरा है कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। फिर देख लेते हैं कि टोपरा में क्या है? अशोक के द्वारा हरियाणा, ठीक है। रुबड़ी वो भी अशोक से संबंधित है जो कि लुम्बिनी में है, नेपाल में। लौरिया नंदनगढ़ में है, अशोक द्वारा बनाया गया था, चंपारण में मेनली है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबको पता है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसको नरसिंह देव ने बनाया था और इस रथ में टोटल 12 चूड़ी है और 7 घोड़े हैं, ठीक है। और इसमें जो पहिया है उसमें 8 तीलियां हैं, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ली जाए तो इसको बनाया था राजराज प्रथम ने। महाबोधि मंदिर तो बिहार में ही है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था? तो वो नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। और शिव गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। शटक्कल में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है? तो कर्नाटकों में है, शटक्कल में स्थित। फिर देखते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस राज्य की तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। चंद्रगिरी का किला जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये कहाँ पर है चंद्रगिरी का किला? तो आंध्र प्रदेश में। बनाया किसने था? कृष्णदेव राय ने बनाया था। चंद्रगिरी पहाड़ी पे बनाई थी, कर्नाटक में, ठीक है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व तो किसके द्वारा होता है? तो वो विमान के द्वारा होता है। विमान का मतलब हुआ कि ये काफ़ी ऊंचे मंदिर होते हैं, विशाल प्रांगण होता है और मंदिर में एक गर्भगृह भी होता है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो कहाँ पर मौजूद है? तो वो मुंबई में मौजूद है, ठीक है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक प्रचलित है। इसका ऐतिहासिक नाम क्या है? तो धारापुरी नाम है, ठीक है। किसका? धारापुरी है, ठीक। कंबोडिया में स्थित जो है अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनाया था? सबको पता है, सूर्यवर्मन सेकंड ने। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो बासर में स्थित है जो कि तेलंगाना में है। और ये शायद सरस्वती का एकमात्र सबसे अच्छा मंदिर है और ये गोदावरी नदी के तट पे है। ओडिशा में जो है जागोर में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो अशोक का शिलाभिलेख स्थल है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में ही होगा। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर है? तो ये भी ओडिशा में है। टोटल 15 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इस मंदिर के पास चारू पल्लम और विलेज ऑफ मतलब इनक्लाइन स्थित है। कहाँ पर? तो राजराजेश्वर मंदिर में ये चारू पल्लम और विलेज ऑफ इनक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट मतलब बनाया गया था? तो कैलाश मंदिर बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। राजराजेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आदि कुंभेश्वर मंदिर भी है जिसको चोल ने बनवाया था। केरल में क्या है? तो चेन्नकेश्वर मंदिर है जो कि विष्णुवर्धन होयसाल ने बनाया था, यानी कि ये कर्नाटक में मौजूद होगा। तमिलनाडु में स्थित जो कपिलेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। और फिर ये कहाँ पर स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। इसको पल्लवों ने बनाया था 18th सेंचुरी में। निशुंभ देवनी मंदिर कहाँ पर है? तो वो चोल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और चोल की राजधानी तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि ग्रहण करी थी। और फिर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के चैतुरगढ़ किले में प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो उसका अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर है? तो वो इंडोनेशिया में है, ठीक है। इसको बनाया गया था शैलेंद्र राजवंश ने बनाया था और ये स्मारक इंडोनेशिया के जावा द्वीप के मध्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में भी मैदुरै में स्थित है। इसमें शिव और पार्वती की मूर्ति है। बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ये तीनों मतलब कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 में एक राज्य के रूप में बना था। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ जो है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? तो 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ, ठीक है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा महेंद्र वर्मन ने और उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो मैंने नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 8 रथ है। एक तो हुआ धर्मराज रथ यानी कि युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ और फिर इसके बाद है वेलेने कुट्टी रथ। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाबलीपुरम में। तो रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक गैस मंदिर है, तो वो है जैन मंदिर, ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के पाली में स्थित है, ठीक है। और इसको
15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। रनकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण पोखल जाति के धर्मानुरागी धन्नासा तथा रत्नासा के द्वारा निर्माण किया गया था। इस यहाँ पर प्रतिष्ठित तीर्थकारी आदिनाथ की भी प्रतिमा मौजूद है। कंधारिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस महादेव मंदिर थंगदेव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। प्राचीन जो नीमा राणा बावड़ी है वो कहाँ पर है, तो वो अलवार में है, जो कि टोटल 9 मंजिल का है। फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक विशिष्ट फलानी के द्वारा लिखी गई थी, नेचुरल हिस्ट्री। और सारा बुक देख लेते हैं। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, जियोग्राफी का स्ट्रोबो के द्वारा, और पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन से ये अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधित ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किसमें लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। अंग्रेजी में अनुवाद कराया था सर विलियम जोन्स ने। इस ग्रंथ में टोटल 12 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है, तो उन्मुक्त मल्लियात नहीं लिखी गई है। नागानंद प्रियदर्शनी और रत्नावली ये सभी पुस्तकें राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी, जबकि ओ मुक्त मल्लियात पुस्तक राजा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में राज तरंगिणी, तो कश्मीर ही हो जाएगा। इसमें टोटल 8 तरंगें, ज़्यादा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन है, तो मेगास्थनीज। और लिखा है कि टॉलमी ने भूगोल, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, पहली सदी के प्रमुख लेखक हैं, और स्ट्रोबो ने ज्योग्राफी की रचना करी थी। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। जयदेव जो है गीत गोविंदम की रचना की है। मशनवी ए मनावी की रचना रूमी ने करा है, और अमरकोश की रचना अमर सिंह ने करा है। पंपा द्वारा जो रचित ग्रंथ था वो उसको कहते हैं विक्रमार्जुन विजय, ठीक है। ये किस भाषा में है, तो वो कन्नड़ भाषा में है। विक्रमार्जुन विजय, शक्तिशाली अर्जुन की विजय, जिसे कि पंपा भरत के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के जैन कवि पंपा की उत्कृष्ट कृति है, और व्यास के महाकाव्य महाभारत का कन्नड़ संस्करण है, ठीक है। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना करी है, तो कालिदास ने। और कालिदास ने और क्या क्या रचना करा है, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास। महाभारत की रचना महर्षि व्यास। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, और एवोलवी प्रशस्ति जो लिखा है रवि कीर्ति के द्वारा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्ग हैं, तो टोटल 7। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पड़ी थी, तो नाट्य शास्त्र में पड़ी थी भरत मुनि के द्वारा 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी तक, और इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक हैं, तो वो बाणभट्ट हैं, ठीक है। इसको 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी के द्वारा किया गया था, और ये दर्शन न्याय वैशेषिक प्रणाली पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी, तो हरिसेन ने करी थी। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। उन्होंने संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी का उपयोग किया इस प्रशस्ति के लिए, और इस अभिलेख पर सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल तथा जहांगीर के भी लेख मौजूद हैं। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव द्वारा द्वारा रचित कलाकृति है, तो कालिदास के द्वारा रचित कलाकृति है। मुद्रा राक्षस का कौन किया है, विशाखादत्त। चारुदत्तम, भाष, करिता अर्जुनियम, भारवी, पंच सिद्धांतिका, वारामीर, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन देती है, तो राजतरंगिणी है, जिसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी 2 वर्ष में किया गया। इसमें टोटल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक मौजूद है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो वो चरक था, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे। अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे, तो हर्षवर्धन के दौरान। और उनके 2 प्रमुख ग्रंथ कौन है, हर्षचरित और कादम्बरी। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। प्राचीन ग्रंथ जो पाठ्य है राजतरंगिणी किसकी कृति है, कलहन की कृति है। कलहन एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत की कविताएं लिखी है। अश्वघोष निम्नलिखित में किस राजा के कवि थे, कनिष्क के थे। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी किसके बारे में था, व्याकरण के बारे में। मीमांसा सूत्र लिखा गया था जैमिनी के द्वारा, ठीक है। CU की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो हेनसांग हैं। और फिर प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो चरक का है। और तमिल परंपरा के अनुसार कवियों के सभाओं जिन्हें संगम के रूप से जाना जाता है को कहाँ आयोजित किया गया था, मैदुरे में किया गया था, ठीक है। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन है। प्रथम मैदुरे में, द्वितीय कपाटपुरम में, और तीसरा फिर मैदुरे में आयोजित किया गया था। उन्मुक्त मल्लियात के लेखक कौन है, तो कृष्णदेव राय हैं, ठीक है। और उस समय तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो वो मतलब कि अल-बुरूनी तो है ही, और वो अरबी में लिखा गया है। अल-बुरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, और वो मध्य एशिया और उज़्बेकिस्तान में जन्मे हुए व्यक्ति थे, जो कि महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। उन्होंने जो लिखा है किताब उल हिंद अरबी में। इसके अलावा अल-नुजूम और कानून अल-मसूदी अल-हय्यत नाम का
पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र भट्ट स्वामी ने प्रतिपदा पंचिका नामक कुछ भाष्य लिखा होगा। और मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? तो वो शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। और महाकवि माघ कहलाता था शिशुपाल वध। कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतु संहार जैसे कई बुकों को लिखा है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम क्या लेखन किसने किया है? तो इलंगो आदिगल ने किया है। फिर इसके बाद इसका अर्थ होता है नुपुर की रानी, ठीक है। इस महाकाव्य की रचना चेर वंश के शासक इलंगो आदिगल ने लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में करवाया था। और इसके नायक और नायिका कोवलन और कनेगी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है? तो वो कादम्बरी है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना नहीं है? तो कामसूत्र नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया? वात्स्यायन के द्वारा। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBW क्या है? तो मिट्टी के बर्तनों के प्रकार के बारे में, जिसको करते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वुड, ठीक है। और मौर्य काल में कौशाम्बी और पाटलिपुत्र NBPW के प्रमुख केंद्र थे। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्ति कला की शैली क्या कहलाती थी? पाल शैली। भारत और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं तथा 10वीं शताब्दी के बीच मध्य पश्चिम में अफगानिस्तान में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था, मेनली यही बात है। और फिर इसके बाद है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित है? तो जातक कथाएं। और पेंटामेरून की कथाएं इटली का है, ठीक है। और अजंता गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। जातक खुद्दक निकाय का 10वां प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1983 में इसको यूनेस्को द्वारा कुछ किया गया। और अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफाएं, जिसमें से 25 को बिहार तथा 4 को चैत्य के रूप में सूचित किया गया है। अरबी यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत में आया था? तो 9वीं शताब्दी में, तथा इसने पाल तथा प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए वैद्य जीवक को भेजा था? तो अवंती के लिए। दूसरा है कि बिंबिसार 544 से जो कि 492 तक शासन किया। राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। और इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? तो बिंबिसार ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के लिए प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? क्षत्रिय। निम्नलिखित में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो वो है लेह। भारतीय इतिहास में किसने आटविक राज्य के रूप में संदर्भित किया है? तो वंश साम्राज्य को आटविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया। मध्य प्रदेश का ये पूर्वोत्तर क्षेत्र होता था, उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर से, ये मेनली गुप्त वंश के शासनकाल में था। ये वन साम्राज्य था एक तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के अवतारों को समर्पित है? तो वो है कादरी मंजूनाथ मंदिर। अनंत वासुदेव मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। और गुंडीचा मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल बुरूनी। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देशों के साथ मेल नहीं खाता है? तो पीटर मुंडी चीन का, ठीक है। बाकी सबका सही लिखा है। यूरोपीय दार्शनिक था और ये शाहजहाँ के समय में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नयनार संत नहीं है? तो वो अंडाल, क्योंकि वो औरत थी, ठीक है। राजा अम्भी कहाँ के शासक थे? तो तक्षशिला के शासक थे, जो कि ईस्वी पूर्व 327 से 26 में सिकंदर के आक्रमण के समय राजा थे वहाँ के। निम्नलिखित में से किस राज्य में फोरम देव मंदिर स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने मोंडू को अपना राजधानी बनाया? तो होशांगशा ने बनाया था। मोंडू या फिर मांडवगढ़ धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर लिखा है कि स्वर्ण भूमि किसके लिए यूज किया गया था? तो स्वर्ण भूमि भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का स्वर्ण मंदिर बना? तो नरसिंह देव फर्स्ट के समय में अनंत वर्मा चोट गंगा ने जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था, ठीक है। और फिर इसके बाद है 14वें दलाई लामा जो है धर्मशाला में रहते हैं। 13वीं शताब्दी में भारत में आने वाले यात्री जो मार्को पोलो किस देश से था? तो इटली से था। उन्होंने पांड्य देश के राज्य के बारे में जानकारी दी है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कनाद है। कनाद जो है वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी और उत्तर मीमांसा वातनारायण। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन है? तो वो भास्कराचार्य जी थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो वो शतरंज था, जिसका पुराना नाम चतुरंग था।
दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु के मतलब विष्णु को भगवान डैश के रूप में जाना जाता है, तो वेंकटेश्वर। इसके अलावा उन्हें श्रीनिवास, बालाजी, वेंकटरामन और विक्कापल्लपट्टी के नाम से जाना जाता है। वेंकटेश्वर का सबसे प्रमुख मंदिर जो है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है। फिर इसके बाद है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है, बल्कि अर्थ काम मोक्ष सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं, तो नवरोज कहते हैं, और जो कि हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। राजा जलालुद्दीन मालिक शाह ने पैसा कमाने के लिए इसको बनवाया था। फिर इसके बाद है कोलथुनाडु, वुल्लुवनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे, तो वो केरल के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपने पद पर स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था, तो मूवेंद वेलन कोई बलिदान नहीं था। ठीक है, और मूवेंद वेलन क्या था, 3 राजाओं ने अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान होता है। ठीक है, जबकि वाजपेयी, अश्वमेध और राजस्व में बलिदान दिया जाता था। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्यकालीन इतिहास की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, 1206 से लेकर 1210। बलबन की उपाधि धारण करने वाले का क्या नाम था, तो उलुग खान नाम था। इन्होंने नवरोज त्योहार मनाना स्टार्ट किया था। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवानी अर्ज की स्थापना करी थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी चौहान को किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। रजिया दिल्ली की सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष हटाया गया, तो 1240 में। बनी कब थी रानी, तो 1236 में। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा को लागू किया वो था गयासुद्दीन बलबन। उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया है, तो नसरुद्दीन महमूद के। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 के बीच राजा था। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1215 से 16 ईस्वी में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश जीता था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो नसीरुद्दीन महमूद ने। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुतुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था, तो बठिंडा के किले में कैद किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो सही है वो पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 10 तक शासन किया था, और दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी जो है प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, ये गलत है। ठीक है, दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को दहली वाल कहते थे। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में की थी अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। ठीक है, रजिया पहली मुस्लिम शासक थी जिसने भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये वंश 1290 तक शासन करता रहा। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, तो दिल्ली थी, पहले लाहौर था, और इन्होंने चांदी का टाका और तांबे को जीतल कहा। डैश के बीच भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है 1206 से 1526। गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलवरी वंश 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी 1191 ईस्वी में हुई थी। चंदावर की लड़ाई 1194 ईस्वी। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध में जयचंद हार गया था, और पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की कौन सी भाषा थी, तो फारसी भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, तो 1206 में। और यहाँ पर लगभग 320 वर्षों तक मुगलों के पहले मुस्लिम शासन रहा, और गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी, जीलेलाई, यानी कि भगवान की छाया की। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण किया था, तो 1219 में। खिलजी वंश की बात कर ली जाए तो माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था, तो सहना मंडी के द्वारा। ठीक है, और मुहतसिब नामक एक अधिकारी जो है लोगों के आचरण की निगरानी करता था। जफर का सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय अदल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाक और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान की व्यवस्था करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने दीवानी खरीच यानी कि प्रत्येक सैनिकों की नामावली तथा हुलिया रखता था। निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश ने कब तक शासन करा? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? इक्ता। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए नगर की निर्माण किया था जिसको सीरी कहते हैं। ठीक है, और उसने 1303 ईस्वी में सीरी का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज जो था वो कर का उपज का कितना भाग होता था? 50%। मध्यकालीन भारतीय शासकों में कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करा मणिकपुर इलाहाबाद में अपनी राजधानी कर लिया था। दीवानी रियासत होता था बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था। बाजार का जो अधीक्षक होता था वो शाहनाए मंडी कहलाता था। बाजार का निरीक्षक परीद कहलाता था और गुप्त सूचना प्राप्त करना मुनहियान की जिम्मेदारी थी। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत में सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में राजस्थान के रणथंभौर पर जीत हासिल की और 1303 में चित्तौड़ पर जीत हासिल किया था। इसके साथ साथ मैदुरई पर भी उन्होंने जीत हासिल कर लिया था। गुजरात के बाघेला राजवंश का वो अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? तो करणदेव। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? दौलताबाद। ठीक है, इसने शासन कब तक किया था? 1326 से 27 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने राजधानी महाराष्ट्र में देवगिरी में स्थापित कर लिया था जो कि दौलताबाद में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राजकीय सेवा में नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। ठीक है, निकोलो कांटी जो आया था वो विजयनगर आया था और अल मसूदी एक अरबी लेखक था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो कि सस्ता था। ठीक है, फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लंग ने 1398 में भारत में आक्रमण करा था? तो वो तुगलक वंश के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लाने की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ रखा? तो दौलताबाद। और मोहम्मद तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर गोई की भी रचना करी थी। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन कराए? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कुल 9 शासक हुए तुगलक वंश में। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन अबू बकर, मोहम्मद शाह थर्ड, अलाउद्दीन सिकंदर फर्स्ट, नुसरत शाह, नसरुद्दीन महमूद। सैयद राजवंश की स्थापना करी थी खिजर खान ने। ठीक है, और उन्होंने रैयत याला की उपाधि धारण किया। और सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोधी। और बहलोल शाह गाजी के नाम पे वो गद्दी पे बैठा। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी? सिकंदर लोधी ने। कब बनाया था? 1504 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख था? दबीर खास। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसा दबीर खास की अध्यक्षता में शाही पत्राचार विभाग की देखभाल की जाती थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जा रहा था? तो खराज। जो खराज होता था ना वो हिंदू किसानों पर लागू भूमि कर था जो उत्पादकता का लगभग 1/4 या 1/3 था। ठीक है, जक़ात क्या होता था? जो मुस्लिम अमीरों की आय व संपत्ति पर 2.5% के रूप में लगता था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दीवाने इंसा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित तुगलक राजवंश किस सुल्तान के चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते थे? मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? भूमि
अभिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता था, का धारक को कहते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, बंदगान। निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था? दिल्ली में। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, तो किस स्मारक में? तो अलाई दरवाज़ा में। ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है भारत की पहली इमारतों में से एक है जो इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग करके बनाया गया था। कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, इंडो इस्लामिक का। ठीक है, जो कि 73 मीटर ऊंचा हुआ है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से बना हुआ है? पकी हुई ईंट से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली के मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कुतुबुद्दीन के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुब अल दीन ऐबक ने। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? तो खिज्र खां ने। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो सल्तनत सुल्तान ने करी थी। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो वो कुतुब मीनार में स्थित है। हौज सुल्तानी ये क्या है? बड़ा जलाशय है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। मोट की मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के समय में बना हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासिरी की रचना किसने करी थी? मिनाज उस सिराज ने करी थी। तबकात नासिरी की रचना किसने करी? और खजा इन उल फतू यानी कि तुगलकनामा की रचना करी थी मिनान उर सिराज। फिर इसके बाद है तुगलकनामा का रचना करा अमीर खुसरो ने। ताजुल मासिर की रचना करी हसन निजामी ने। तारीख फिरोज शाही का रचना किया जियाउद्दीन परनी ने। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन परनी। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था, जो कि रणथंभौर के जौहर के बारे में बता रहा था। फिर है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने जियाउद्दीन बरनी थे? किसके लेखक जियाउद्दीन बरनी थे? तो तारीख फिरोज शाही के लेखक। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखा है? तो अमीर खुसरो थे। ठीक है, तो उन्हें खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। उनकी प्रमुख रचना कौन है? पहला तो है खालिक बाड़ी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, गज़ल, किरान उस सादीन, खजाइन उल फतह, इसको तारीख इलाही कहा जाता है, देवल रानी, खिज्र खां आशिका, लैला मजनू आदि। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तुगलकनामा, नू सिपिहियर, आशिका, खजाइन उल फतूह और किरान उल सादीन। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत के दरगाह है? तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। फिर आगे देखते हैं तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, जिसको मोहिउद्दीन चिश्ती कहते हैं, दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएँ कहा जाता था। ठीक है, और सूफी सिलसिले के विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए, जैसे कि चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी सिलसिले। सूफी परंपराओं के संदर्भ में शमा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पवित्र गीतों का पाठ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर थी? तो दिल्ली में मौजूद थी। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है? संत। अजमेर में उर्स महोत्सव के किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शबंदी। ठीक है, भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। उनका नाम था बसन्ना। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो वैष्णव के। दक्षिण भारत में अलवार वैष्णव पंथ के अनुयायी थे, संख्या 12 थी, जिन्होंने प्रसिद्ध महिला संत अंडाल थी। ठीक है, जिसको दक्षिण का मीरा भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में शतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, और पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा माना गया है। भगवान राम पे केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो वो थे रामानंद। डैश प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैतवाद वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया है। तो वह है आदि शंकराचार्य।
इन्होंने दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम के द्वारका में शारदा मठ और उत्तर के बद्रीनाथ में ज्योतिष मठ नामक मठों की स्थापना करी है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो उनका नाम था चोखा मेला। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति काव्य का एक रूप है? तो अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में है? तो वो अवधी भाषा में है। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरंग के नाम से जाना जाता है, डैश के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? तो नादिया के। वे कृष्ण मार्गी शाखा के महान प्रवर्तक थे। लाल डेट, जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी, की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में से किया जाता है। इनका नाम लालेश्वरी यानी कि लाल लेड है। डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गोरा कुंभार। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वो किसके भक्त थे? तो विष्णु के भक्त थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे डैश साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। तो कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है, जिसकी राजधानी हम्पी या फिर हस्तनावती था। तो हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे मध्ययुगीन शहर माना जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर 1600 स्मारक हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या फिर अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुर में एक उपनगर की स्थापना करी थी, तो माता के नाम पे। पतनूल, ठीक है, पतनूल कर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए। वो क्या थे? रेशम बुनकर। फारसी दूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना करी, जिसे ओ मुक्त मल्यात के नाम से जाना जाता है। और तो कृष्णदेव राय ने ओ मुक्त मल्यात की रचना करा और उन्हें उपन्यास आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आंध्र भोज भी लिखा है, हिंदी धामा ने। अच्छा ठीक है, आंध्र भोज भी लिखा है, बाबर नामा में भी इनका जिक्र मिलता है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणयम की रचना करी है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो वो काकतीय राजवंश के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कृष्णदेव राय ने करी थी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था की बहमानी और विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव था? तो इक्तेदारी प्रभाव था वो। चंद्रगिरी जो है, चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। और चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर निम्नलिखित महाकाव्य कहानी जो है कि मनु चरित्र के लेखक कौन है? तो उनका नाम है अल्लासानी पेदना, जो कि विजयनगर के ही थे। फिर इसके बाद है निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलु वंश से संबंधित था? तो कृष्णदेव राय, और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। इतिहास में उसे द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया? दुआर्ट बारबोसा नाम था उनका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक ओ मुक्त मल्यात किस में लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। दुर्वात बारबोसा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी है। और फिर इसके बाद है हजाराराम और विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, ये सभी कृष्णदेव राय ने बनाया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन राजवंश था? तो तुलुप था। बहमनी राज के बारे में बात कर लिया जाए तो रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच का संघर्ष का कारण था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से धारण करके वहाँ के सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदल के शाहनाबाद रखा। 1425 ईस्वी में राजधानी फिर उनका बीदर हो गया था। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी? तो अलाउद्दीन हसन नाम था उनका। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो बरार राज्य के लिए। राजधानी कहाँ था? एलिचपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बनी थी? तो अहसानाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजाम शाही राजवंश के द्वारा शासित थी? तो अहमदनगर। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू थे। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था।
भारत पर किसने आक्रमण के परिणामस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली के समय। अब्दाली खुद को दुर्रानी कहता था और इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। पानीपत का प्रथम युद्ध और डैश के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने इसमें तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई थी, जिसमें कि सेना को बाएं दाएं तथा बीच में विभाजित कर दिया जाता था। मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज खां के वंशज थे। बाबर के स्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है, को किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर, ठीक है, जो कि फरगाना का शासन बना था 1494 में। प्रथम आक्रमण जो भारत पे किया था उसने 1519 में। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत करी? तुलगमा। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। किसने हराया था? बाबर ने। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? महमूद लोदी को हराया था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत नेताओं और बाबर के बीच जो खानवा की संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1527 ईस्वी, खानवा की लड़ाई, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526, खानवा का लड़ाई हुआ था 1527, चंदेरी का 1528 और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी ने। फिर है कि 1526 में पानीपत का हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था और दीन पनाह भवन में पुस्तकालय से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की जीवनी लिखी है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सूरी राजा को हराया, उसका नाम था सिकंदर सूरी। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1539 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय या आश्रय पर केंद्रित था? तो शेरशाह सूरी ने लगभग 1700 सराय और 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया था। और निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? तो वो सूर है। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी। 1539 ईस्वी में उसने हुमायूं को हरा दिया था और उपाधि धारण करी थी शेरशाह सुल्तान आदिल की। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया। रुपया जो होता था 150 ग्रेन का होता था, तांबा का दाम 350 ग्रेन का होता था। कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 ईस्वी में। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है, तो इसमें हुमायूं की हार हुई थी। फिर इसके बाद है अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो नवीनतम थी। बाकी तुकराई का जो युद्ध हुआ था 1557 में। थानेसर का युद्ध हुआ था 1567 ईस्वी में। फिर है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह के नेतृत्व में किस जनजाति को हराया गया था? तो चेरो जनजाति को हराया गया था। चेरो जनजाति को पराजित किया था तथा पलामू झारखंड पे मुगल के शासन के अधीन कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1605 ईस्वी में। उसे अब दफनाया गया सिकंदरा, जो कि आगरा के निकट है। किस मुगल बादशाह ने मुकसूदाबाद यानी कि मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना करी, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अकबर ने इसकी स्थापना करी थी और ये भागीरथी नदी के किनारे है पश्चिम बंगाल में। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया? तो 1563 ईस्वी में खत्म कर दिया। अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दसवंत डैश में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध। दसवंत चित्रकला। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? 3 खंडों में। तृतीय खंड को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहा जाता है। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया? तो शेख सलीम चिश्ती के याद में। हमीदा बानो मरियम माकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी और उन्होंने हुमायूं के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। अकबर ने किस वर्ष में 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी? 1580 में राजा टोडरमल की सहायता से। इस व्यवस्था को आईने दहसाला कहा जाता था और मतलब कि राजा टोडरमल जो थे किसके राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे। दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने करी थी और अकबर के साम्राज्य के सेनापति क्या कहलाते थे? फौजदार कहलाते थे। सूबेदार कौन होते थे? प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले। दीवान होते थे प्रांतीय राजस्व का प्रधान। बख्शी होते थे प्रांतीय सैन्य प्रधान और कोतवाल होते थे कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? तो अकबर को प्राप्त हुआ था। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उसके डैश नामक शासक तो बैरम खां के द्वारा
1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती की, जो कि गोंडवाना की रानी थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इसमें से पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। इबादत खाना, ठीक है, जो कि एक बैठक थी, को किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा, फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे और उन्होंने 10 साला बंदोबस्त का व्यवस्था शुरू किया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। तुकोरोही का लड़ाई कब हुआ था? 1575 में। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? जहांगीर। शेरशाह सूरी 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो जहांगीर के समय। विलियम हॉकिंस ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले हुए थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी। उनकी जो आत्मकथा थी तुजुके जहांगीरी था। और निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है अपने ससुर उम्माद उद दौला के प्रभाव में शासन करता था? जहांगीर, ठीक है। और भीषण गर्मी के दौरान यासाबो सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तावे पर बैठा के मृत्यु दे दिया था अर्जुन देव जी को। फिर बेगम नूरजहां का विवाह के पूर्व क्या नाम था? मेहर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? 1605 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो औरंगजेब था। दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। उन्हें शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता था, लघु अकबर कहा जाता है। उन्होंने भगवत गीता और योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद कराया। 52 उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद कराया। इस कारण उसे सीरे अकबर कहा गया है। डैश को वास्तुकार राजा कहा गया है? तो शाहजहां को कहा गया है। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला और क्या है ये शीश महल आदि को बनाया था। दारा सिकोह का जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था वो धर्मत में, शामूगढ़ में और देवराई में हुआ था। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था और उनकी माता का नाम जगत गोसाई था। उन्होंने हिजरी संवत को प्रारंभ किया था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जो जरित सिंहासन था जिसके हुकूमत थी मुगलों की, ठीक है। और 1638 ईस्वी में आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर ने सम्राट के डैश शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में काम किया था, ठीक है। और उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में मतलब उसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। शाहजहां 5वां मुगल शासक था। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो दारा सिकोह को। डैश के शासनकाल में मुगल सम्राट क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो औरंगजेब के समय। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। उन्होंने 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने दक्कन में लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ होता है? राजस्व कार्य। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मीर बख्शी को दिया गया था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिलता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? तो अकबर ने करी थी। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाए जाने वाले कर को अबवाब कहा जाता था। मुगल प्रांतीय प्रशासन पे आमतौर पे दीवानी का अर्थ क्या होता था? राजस्व प्रशासन। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द प्रणाली किससे संदर्भित है? तो राजस्व से। कई तरह की प्रणाली था। पहला तो जब्ती और आईनी धसाला बटाई प्रणाली, जिसमें एक निश्चित अनुपात में कर लिया जाता था। खेत बटाई, जिसमें फसल तैयार होते ही खेत में खड़ी फसल का विभाजन कर लिया जाता था। लंक बटाई यानी कि फसल कटने के पश्चात कर लिया जाता था। रास बटाई यानी कि खलिहान में फसल आने पर कर लिया जाता था नगद या अनाज के रूप में। और नस्क प्रणाली यानी कि ये कश्मीर में कनकूत का एक विकल्प था। जजिया कर जो है 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। जात और सवार क्या था? तो मनसबदारी प्रणाली की एक व्यवस्था थी।
सूबेदार जो है प्रांत में शांति स्थापित करता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। फौजदार सैनिक वेतनाधिकारी होते थे। कोतवाल नगर प्रधान होते थे और सदर धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य के मंत्री होते थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी जो होते थे वो सेनापति हुआ करते थे। और मुगल प्रशासन में सरकार का मतलब क्या होता था? जिला, जिसके मुख्य अधिकारी फौजदार होते थे। मध्यकालीन व्यवस्था यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो बुलंद दरवाज़ा मतलब जामा मस्जिद, ठीक है, अकबर ने निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था? तो चार मीनार को बनाया गया था और हैदराबाद में स्थानांतरित करने के बाद इसे बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय जाता है? तो हुमायूं और शेर शाह को। अलंकरण की किला जिसे मतलब पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है को किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था? शाहजहां के काल में लोकप्रिय हुआ था। इसे प्राचीनकारी भी कहते हैं। रंगीन पत्थरों का उपयोग इसमें किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी था वो। निम्न में से किस शासक ने जबलपुर में हवा महल का निर्माण कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। और यहाँ पर टोटल 953 छोटी खिड़कियाँ हैं और ये 5 मंजिला पिरामिड के आकार का है। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बीबी का मकबरा है जिसे औरंगजेब ने बनाया था। सिकंदरा में सम्राट का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का है। और निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज कहते हैं? तो बीबी का मकबरा को कहते हैं। इसे काला ताज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ का किला है? तो वो राजस्थान में मौजूद है नाहरगढ़ का किला। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और फिर इतिमाद-उद-दौला यानी कि इतिमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में स्थित है। जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बे की स्मृति में बनवाया था और इसमें 4 बाग शैली अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो उनका नाम है कनककुन्नू पैलेस। और फिर चौमहल्ला महल कहाँ है? हैदराबाद में। उजियंता महल कहाँ है? अगरतला में। अंबर महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो वो गोल गुंबज है। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल की बात की जाए तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। निर्माण करता है नवाब आसफउद्दौला। और गोल गुंबज जो है वो कर्नाटक में स्थित है। निर्माण करता है आदिल शाह। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर। इसका निर्माण राजा रावल जैसल ने 5156 ईस्वी में करा था। फिर इसके बाद आता है राजवाड़ा महल। इसका निर्माण इंदौर में हुआ था, ठीक है। और महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले को निर्माण कब हुआ था? तो 1734 में हुआ था। बीजापुर का जो गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो जयपुर में है। और दिल्ली का जो मोती मस्जिद किस मुगल शासन ने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो लाल किला परिसर में है। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया था? तो आगरा के किला में। और इसके भीतर खास महल, शीश महल, जहांगीर महल, दीवाने खास, मजली भवन, मीना मस्जिद और रंग महल आदि स्मारक स्थित है। असम में पुआ मक्का डैश का मकबरा है, तो पीर गियासुद्दीन औलिया का है, ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये बनवाया गया था। आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में इसमें कोई भी वेधशाला नहीं है? तो उदयपुर में नहीं है, बाकी उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली, काशी, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में है, ठीक है। जोधपुर के किले का निर्माण राजा जोधाजी ने करवाया था। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो कुंभलगढ़ का दीवार है। इसको राणा कुंभा ने बनाया था लगभग 1415वीं शताब्दी में। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। उसका नाम था मुमताज महल और उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। फिर इसके बाद है सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। वो मतलब प्रधानमंत्री था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया? तो 1601 ईस्वी में। और इसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से जाना जाता है। शेषा सूरी का मकबरा सासाराम में है। इन्होंने रुपया का चलन प्रारंभ किया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जगह
आप मुग़ल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे तो वो नई दिल्ली है, ठीक है, उसको शेर मंडल भवन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था? तो अकबर ने कराया था। इसका निर्माण 1583 ईस्वी में किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो वो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? तो ताजमहल को बनाया किसने थे? उस्ताद अहमद ला। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। बीबी का मकबरा 1668 ईस्वी में बनाया गया था और इस पर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण कराया था औरंगाबाद में। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में देखा जाता है? हुमायूं के मकबरा को, क्योंकि यहाँ पर बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, दारा सिको, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफ़ी उदरजात, फिर रफ़ी उदौला, आलमगीर द्वितीय को मकबरा है यहाँ पर। सलीम चिश्ती का दरगाह किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वो स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो लाल किला परिसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो वो बुलंद दरवाज़ा है, चूँकि कुतुब परिसर का भाग नहीं है। जरदोजी कढ़ाई जो है अकबर के समय लोकप्रिय हुई थी। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे नूर जहाँ ने बनवाया था। और फिर इसके बाद है शाह ए हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। कालिंजर का किला की बात कर ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है और चंदेल राजाओं के शासनकाल के दौरान ये बना था और इसमें कालिंजर पे महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं जैसे योद्धाओं ने आक्रमण किए, किंतु विजय प्राप्त करने में असफल रहे। लोकप्रिय राग जो है मियाँ का मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन को। यह एक मानसून राग है। 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तानरस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मीर कुतुब बख्श को। और फिर निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? तो वो ग्वालियर है। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कनाडा के निर्माता और अकबर के दरबार के मतलब दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो मियाँ तानसेन थे। मुगल शासक अकबर के जीवन काल पर आधारित आईने अकबरी किसके बारे में जानकारी देता है? उनके पूर्वज के बारे में। बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल हदीम हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ था, तो जयपुर और लखनऊ घरानों में। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भाषा चुनी है वो अवधी है, वो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, वो मलिक वंश के कवि हैं और उनकी जो रचना है वो है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरानामा। मुगल दरबार के इतिहास में डैश में लिखे गए हैं, तो फारसी में लिखे गए हैं। जैसा कि अबुल फजल ए आलमी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है गज, तो ये डैश नामक भागों में विभाजित किया गया है, तो तस्सुस नामक भागों में विभाजित किया गया है। विक्रमांक देव चरित जो है बिलन द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा, राज तरंगिणी कलहन के द्वारा, पृथ्वी राजरासो चंद बरदाई के द्वारा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश में प्रकाशित किया गया था, कोलकाता में। और यानी कि तुलसीदास ने कब लिखा था? तो 1631 ईस्वी में लिखा था। फिर इसके बाद है कि मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रजनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में बदायूं, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से किया है। बदायूं ने रामायण का और टोडरमल ने भागवत पुराण का और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद कराया था। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थान के प्रख्यात विद्वान थे? तो उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उनकी जो दो पुस्तक है उनका नाम है खेट कोतुकम और दूसरा है द्वे त्रिंस धयो गावपुली, ठीक है, जो भी है। और इसको अपने युग का खोज कहा जाता था। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के समय में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त मुंतखाब उल लुबाब, फिर आलमगीरनामा, मिर्ज़ा मोहम्मद काजी, मासीर ए आलमगीरी, साकी मोहम्मद मुस्तैद खां, फतुहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर तथा नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन आदि की रचनाएं लिखी गई थी।
उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो दारा सिकों को दिया जाता है। दारा सिकों ने 12 उपनिषदों को अनुवाद करवाया था। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली में अटैक करा था वो नादिर शाह था। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, जो कि 1856 में अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया। और वाजिद अली शाह ने ठुमरी संगीत विद्या के जन्म दिया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1588 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद करवा दिया गया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, किसके द्वारा? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह लगभग 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति भारत से लूट गया था। बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 ईस्वी में बैठा, वो मुगल वंश का था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। तो ये पता नहीं ये क्या है, बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह प्रथम है, पता नहीं क्या है। निम्नलिखित में से किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय है? तो आनंदपुर शहर में ये मौजूद है। और फिर इसके बाद है कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए? तो गुरु हरगोविंद हुए। और फिर गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अमरदास गुरु प्रसाद हेतु 22 कृतियों के निर्माण करता थे। गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया। और फिर गुरु हरगोविंद कौन थे? अकाल तख्त की संस्थापना तथा सिखों के लिए एक लड़ाकू जाति में बदला। गुरु हर राय कौन थे? तो उत्तराधिकार मुगलों के युद्ध में भाग लिए। गुरु हरकिशन जो थे अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई और वो गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का गठन किया था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा है कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिख के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी? 1675 ईस्वी में। श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। और फिर लिखा है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद जी के द्वारा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में मौजूद है। और डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? तो वो गुरु अर्जुन देव जी थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो वह आनंदपुर साहिब में थी और उन्होंने पाहुल प्रथा को स्टार्ट किया था। फिर लिखा है कि 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव कहाँ पैदा हुए थे? तलवंडी पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो गुरु गोविंद। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ कहा जाता था। सरदेशमुखी मेनली किया था, जमींदारी वाली कर व्यवस्था थी। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो वो कपिलेंद्र देव थे, जो कि गंग राजवंश के बाद एक गौरवशाली राजवंश थे। और फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? तो उसको नगारा घर के रूप में जाना जाता था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शेख चेहली का मकबरा स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में ये मौजूद है। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो मलिक अंबर को माना जाता है। खाम नदी के किनारे बसा हुआ है। 1610 में इसकी स्थापना हुई थी। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। मुगलों को अपनी तैमूर यानी कि तिमुरीद राजवंश पर गर्व था। वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक क्षेत्र प्रदान करके। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? वो गोंड से संबंधित थी और गोंडवाना की रानी थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का प्रभुत्व था? तो खोखर था, अभी भी उसी का है। बाद में है कि मार्को पोलो, जो कि 1292 से 1294 के मध्य भारत आया, वो वेनिस का रहने वाला था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत इल माइल स्टोन में लिखा है। जनपद गीते जिसमें बसन्ना के वचन शामिल हैं किस राज्य से संबंधित है? तो वो कर्नाटक से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह उससे संबंधित स्थान है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है वो आगरा में मौजूद है।
और फिर इसके बाद है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में देखा गया है? तो मध्य एशिया को देखा गया है। फिर इसके बाद है डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित करी थी? 1965 से 66 में। गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहाँ किसको कहा गया? लाहौर को। राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनवाई गई जिन्हें वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कंप्लीट।